बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में अब हम चर्चा करेंगे। भारतीय समाज गौरवपूर्ण इतिहास रखता है और उसकी संस्कृति पूरे विश्व में अमिट छाप रखती है। इसका कारण है कि यह सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा पर विकसित हुआ है। यहाँ का प्रमुख उद्देश्य है अहिंसा परमो धर्मः। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। एक हिंदू अपने जीवन में अनेक प्रकार के संस्कारों को संपन्न करता है, इससे उसके जीवन का परिमार्जन होता है। संस्कारों के द्वारा ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है। ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो केवल हाड़ मांस का टुकड़ा होता है, संस्कृति ही उसमें प्राण फूंकती है। संस्कृति का अर्थ है विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। मानव शास्त्रियों ने संस्कृति की अलग व्याख्या दी है, जिसमें कहा गया है कि लोगों के जीवन जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं। हर्शकोविट्स कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। टॉयलर का कहना है कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अतः कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है। यह किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त नहीं है। हाँ, व्यक्ति उसका भाग हो सकता है, उसका योगदान हो सकता है, लेकिन व्यक्ति प्रदत्त नहीं है। समाज द्वारा मानव को दिया गया एक उपहार है जिसमें भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार की संस्कृति शामिल है। हम यहाँ पर भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे कि भारत देश क्या है। भारत देश संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा एवं जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। इसकी संस्कृति गौरवपूर्ण है और इसका इतिहास बहुत ही लंबा और गरिमामयी है। अनेक आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण किए, परंतु फिर भी भारत की संस्कृति आज तक जीवंत है। यहाँ की संस्कृति में भाईचारे की भावना, हम की भावना, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म प्रमुख है और कर्म आदि पर विश्वास करती हैं। भारतीय समाज की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, कर्म तथा पुनर्जन्म पर आधारित। भारतीय समाज के आधार के रूप में कर्म के सिद्धांत का महत्व पाया जाता है। व्यक्ति को न केवल संसार के विरक्त होने का उपदेश दिया जाता है, बल्कि संसार में रहते हुए ही उसे कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। यहाँ पर कर्म का तात्पर्य दायित्वों को निभाने से है, उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने से है कि हर एक व्यक्ति अपने नैतिक उत्तरदायित्वों की भावना को विकसित करे और उसे कर्तव्य बोध हो और वह अपने कर्म के प्रति सजग रहे और अपने दायित्व की भावना से कार्य करते रहें। इसलिए पुनर्जन्म की धारणा पर भी जोर दिया गया है। आज व्यक्ति जो कुछ है, चाहे गरीब या अमीर, सुखी दुखी, उच्च पद पर आसीन हो, यह सब उसके पुनर्जन्म में किए गए कर्मों का ही फल है। अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति का आगामी जीवन अच्छा और दुष्कर्म कर्मों से बुरा बनता है। कर्म के सिद्धांत पर आधारित होने के लिए अगर हम इसकी आलोचना भी करें तब भी हम ये कह सकते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत समाज में व्यवस्था को बनाए रखता है और व्यक्ति को कई मानसिक संतापों से दूर रखता है। दूसरा, प्राचीनता तथा स्थायित्व। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है। समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ पर वेदकालीन व्यवस्था को अगर हम देखें तो वेद और संस्कृत भाषा अति प्राचीन है, जो कि आज कंप्यूटर के युग में भी उसे वेद माना जाता है। मिस्र, अल्जीरिया, बेबीलोनिया, यूनान, रोम, भारत की संस्कृतियाँ विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक हैं। समय के साथ साथ विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियाँ तो नष्ट हो गई और समय के प्रवाह में बह भी गईं, जहाँ केवल उनके अवशेष मात्र ही बचे हैं। परंतु आज भी भारत की संस्कृति आज भी जीवंत है। समाज व्यवस्था आज भी जीवित है। आज भी भारत के वैदिक मंत्रों का तन्मयता के साथ यज्ञ एवं हवन के समय ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किया जाता है। विवाह वैदिक रीति से होता है। गांव, पंचायत, जाति प्रथा, संयुक्त प्रणाली आज भी विद्यमान है। गीता, बुद्ध और महावीर के उपदेश आज भी इस देश में जीवित और जागृत अवस्था में हैं। आध्यात्मिकता, प्रकृति पूजा, पतिव्रत, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा, अस्तेय के सिद्धांत की गूंज आज भी इस देश में लोगों को प्रेरित करती है। इसी को हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार पहले योग था उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अब पुनः पूरा विश्व इस संस्कृति की ओर एक आशान्वित है। योग को योगा बना दिया गया है। बुद्ध के उपदेशों को बुद्धिज़्म कह दिया गया है। मतलब घूम फिर करके हम सब वहीं पर वापस पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ में हैं।
क्योंकि हमारा अतीत वर्तमान में ही जीवित है। सहिष्णुता। तीसरा, भारतीय समाज और संस्कृति की महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों, संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है। किसी के प्रति भी असहिष्णुता का भाव नहीं है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर हर एक धर्म उसके विचारों का सम्मान करते हैं। तभी भारत में हम देखते हैं कि विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी रहते हैं। विदेशी संस्कृतियों का आगमन भी हुआ और सभी को यहाँ पर फलने फूलने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। यहाँ किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर हमारे यहाँ धार्मिक युद्ध एवं सांप्रदायिक संघर्ष भी नहीं हुए हैं। चौथा, समन्वयवादिता। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति वह समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूपी सरिताएं यानी नदियां अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर विलीन हो गई। भारतीय संस्कृति जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शक, भूण, सीथियन, ईसाई सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भी नष्ट नहीं हुई है, बल्कि उसने समन्वय एवं एकता स्थापित की है। मुसलमानों के संपर्क में अल्लोपनिषद तथा दीन-ए इलाही धर्म पनपा। सूफी संप्रदाय का भी उद्भव हुआ। राम, रहीम, कृष्ण और करीम की एकता स्थापित कर महापुरुषों द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म में समन्वय करने का प्रयत्न किया गया। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही अंग बन गया। बुद्ध को राम और कृष्ण की भांति अवतार माना गया। बोधि वृक्ष हिंदुओं का पवित्र वृक्ष और बौद्ध चैतन्य हिंदू मंदिरों में परिवर्तित हो गए, इसलिए वह निरंतर गतिमान रही और आज तक विद्यमान है और समन्वयवादिता यानी मिलीजुली संस्कृति का रूप देखने को मिलता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि इंडियन कल्चर इज मेल्टिंग पॉट। फिर है पांचवा, अध्यात्मवाद। भारतीय समाज और संस्कृति में अध्यात्मवाद को बहुत महत्व दिया गया। यहाँ भौतिक सुख और भोगलिप्सा को कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं माना गया, बल्कि कहा गया कि भौतिकता के साथ साथ हमें अध्यात्मवाद को भी अपनाना होगा, जिसे कि आज की जनरेशन स्पिरिचुअलिज्म कहती है। आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया है। शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि माना गया है। धर्म, आध्यात्मिकता भारतीय समाज व संस्कृति की आत्मा है। इसमें भोग व त्याग का सुंदर समन्वय पाया गया है, इसीलिए सहिष्णु प्रकृति को जन्म दिया है। इसी कारण लोग आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हैं और उन्हें मालूम है कि संसार नश्वर है और व्यक्ति को अपनी आत्मा से जीवित रहना है, इसलिए अध्यात्मवाद की ओर भी अग्रसर रहता है। छठा, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्तियों के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया। ये 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 पुरुषार्थों को माना गया है और व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए जीवन में प्रयास करता है। धर्म का अर्थ यहाँ पर केवल धार्मिक भावना या सांप्रदायिकता नहीं है, बल्कि नैतिक कर्तव्यों और नियमों के पालन से है, ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके और दोनों में एक बैलेंस स्थापित हो सके, संतुलन रहे। धर्म, आत्मसंयम, संतोष, दया, उदारता, क्षमा, अहिंसा, कर्तव्य पालन आदि को ग्रहण करने की प्रेरणा पुरुषार्थ व्यवस्था भी देती है कि केवल अर्थ और धन संपत्ति से ही नहीं, बल्कि उन साधनों से भी हमें अपने प्रयास करना चाहिए जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। धन कमाने को साध्य नहीं, बल्कि साधक माना गया। अपने विभिन्न धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में महानता प्रदान की गई। काम का तात्पर्य केवल यौन संतुष्टि ही नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी संस्कृति का प्रसार, अपनी कला का विकास और अपनी भावनाओं के आधार पर नई कला विकसित करने का एक उसको भी पुरुषार्थ को माना गया। 3 पुरुषार्थ प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। मोक्ष का अर्थ पूर्ण संतुष्टि की स्थिति से लिया गया है, इसीलिए जीवन मरण के बंधनों से छूट जाने के लिए उसे कहा गया है कि वह अनुशासित जीवन व्यतीत करे और चारों को प्राप्त करे, तभी जीवन में पूर्णता हो सकेगी। 7वां, ऋण तथा यज्ञ। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण। व्यक्ति जो कुछ है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसे जो कुछ प्राप्त किया, उसके लिए वह दूसरों का ऋणी है। वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों तथा पशु पक्षियों तक का ऋणी है। अतः इनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करके 5 ऋणों से छुटकारा पा सकता है। इसीलिए 5 महायज्ञों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही व्यक्तिवाद पर अंकुश रखा गया और जीवन को त्याग के आदर्श में ढालने के लिए भी इन यज्ञों का विधान करने की व्यवस्था रखी गई, ताकि यज्ञ और ऋण के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को संपूर्णता प्रदान करे। फिर है संस्कार।
संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय समाज व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने के लिए और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए उसके नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाज के उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। परिष्कार की शुद्धिकरण की पद्धति को यही यहाँ संस्कार कहा जाता है। विभिन्न संस्कारों की पूर्ति करने से ही वह संपूर्णता उसे प्राप्त होती है। यहाँ पर 16 संस्कार षोडश संस्कार माने गए हैं और इन संस्कारों का उद्देश्य एक विशिष्ट स्थिति और आयु में व्यक्ति को उसके सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराता है। हर एक संस्कार जहाँ कुछ सामाजिक कर्म कांडों से परिपूर्ण होता है तो वहीं उसे कुछ उद्देश्य और उसके कर्तव्यों की ओर भी अग्रसर करता है। फिर है वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज और संस्कृति की एक अनुपम विशेषता है। यह आर्थिक आधार के बजाय व्यक्ति के गुण और स्वभाव पर समाज की 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन किया गया है। एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर भी है। ब्राह्मण अपना कार्य करेगा, क्षत्रिय अपना कार्य करेगा, वैश्य अपना कार्य करेगा, शूद्र अपना कार्य करेगा। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनका वर्णों का विभाजन किया गया ताकि समाज में एक निरंतरता बनी रहे और हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। लेकिन यह प्रारंभ में बहुत लचीली व्यवस्था थी। जो उसके गुणों को या योग्य होता था वह वही उसी वर्ण को अपना करके समाज में अपना योगदान देता था। यदि मान लीजिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति भी अगर शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान का कार्य करता है तो वह उसे ब्राह्मण ही माना जाता था। समाज में विभिन्न कार्यों की समुचित व्यवस्था की दृष्टि से ही वर्ण व्यवस्था का भारतीय समाज के रूप में विशेष महत्व रहा है। फिर है आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज के जीवन और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को संतुलित एवं संगठित बनाए रखना है। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में भोग और त्याग दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को औसत रूप से 100 वर्ष का माना गया और 100 वर्ष के आयु को उसे 25-25 वर्ष के 4 भागों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक को आश्रम कहा गया, अर्थात कुछ देर रुकने और ठहरने के बाद वह अगले आश्रम की ओर प्रस्थान करे। इसमें प्रमुख है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आयु के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने में सद्गुणों का विकास करता है, शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से अपने को सबल बनाता है और फिर संस्कार के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहाँ पर धर्म की मर्यादा के अनुरूप ही अर्थ और काम का उपयोग करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसके बाद 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहाँ परिवार की सीमा से निकलकर संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। ज्ञान और संस्कारों से जुड़कर वह समाज का उत्थान करता है और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। उसके बाद 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह संसार से विरक्त होकर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता है, जिसके माध्यम से वह जीवन काल में 4 पुरुषार्थों को पूर्ण करके आगे की दिशा में बढ़ता है। फिर है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भी भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। व्यक्ति एक जाति में जन्म लेता है, लेकिन वह अपनी जाति की सदस्यता को छोड़कर किसी दूसरी जाति में भी पहुंचना प्रारंभ में तो असंभव था, लेकिन धीरे धीरे जाति में परिवर्तन हो गए और आज भी हम देखते हैं कि जहाँ जाति को दोषपूर्ण व्यवस्था माना जाता है, वहीं हम कहते हैं कि जाति मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए कई तरह के कार्य भी करती हैं, जिसकी सदस्यता का आधार व्यक्ति के गुण व स्वभाव न होकर जन्म से माना जाता है। यह भारतीय स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। फिर है संयुक्त परिवार। भारतीय समाज में परंपरागत आधार पर संयुक्त परिवार का विशेष महत्व रहा है। मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा माना है। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय संस्कृति के आदर्श तत्वों और समूह कल्याण और सुंदर आदर्श को प्रस्तुत करती है। एक ही रसोई घर में बनाया हुआ भोजन करना, एक मकान में साथ साथ रहना, पूजा स्थल की शेयरिंग करना, सब सम्मिलित रूप से उसका उपभोग करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय समाज ही एक पूरे विश्व में ऐसा है जहाँ 4-4 पीढ़ियाँ, 5-5 पीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं और वे अपने परिवार के नियमों का पालन और परंपरागत आदर्शों का अनुरूप कार्य करती हैं। फिर धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज और संस्कृति धर्म प्रधान है। धर्म के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। भारतीयों का धर्म संकुचित धर्म नहीं है, बल्कि मानवतावादी धर्म है।
वह भी यह कि जीवों के कल्याण के लिए क्षमा, दया आदि में विश्वास करता है और मानता है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का निवास रहता है। फिर अनुकूलनशीलता। भारतीय समाज और संस्कृति को अमर बनाने में इसकी अनुकूलनशीलता की प्रकृति का महान योग है। इसमें समय के साथ साथ परिवर्तित होने की अद्भुत क्षमता है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाएं समय के साथ साथ अपने को अनुकूल बनाती रहती हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति का विघटन और पतन नहीं हुआ, बल्कि परिवर्तित रूप आज भी दिखाई देता और वह नष्ट होने से बच गई। फिर है सर्वांगीणता। भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषता यह है कि इसका संबंध किसी जाति, वर्ग, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि समाज के सभी पक्षों से इसका संबंध है। इसके निर्माण एवं विकास में राजा, किसान, मजदूर, शूद्र, ब्राह्मण, शिक्षित, अशिक्षित, देश विदेशी सभी धर्मों में महापुरुषों का योगदान रहा है। इसीलिए सर्वोदय की बात की जाती है, सर्व कल्याण की बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, अगर ग्लोबल पीस की कामना करता है। फिर अंत में विविधता में एकता। विविधता में एकता भारतीय समाज और संस्कृति का एक अनुपम लक्षण है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों के होते हुए भी उनमें समन्वयिता है और वे एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। भारत एक विशाल देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान तक अनेक भाषाएं, धर्म, व्यवसाय, रीति रिवाज, रहन सहन, जनसंख्या, भौगोलिक पर्यावरण आदि के आधार पर अनेक भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। लेकिन इन विविधताओं के उपरांत भी संपूर्ण भारतीय समाज की संस्कृति एक ही है। कहा भी जाता है कि 5 कोस पे पानी बदले 10 कोस पर वाणी। इतनी सारी भाषाओं की भिन्नता और भौगोलिक भिन्नताएं, रहन सहन की भिन्नता, प्राकृतिक पर्यावरण की भिन्नता, जलवायु की भिन्नता सबके होते हुए भी हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म और संप्रदायों के लोग जब कोई कठिन परिस्थिति या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आन पड़ती है तो वे सभी एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को आत्मसात भी करते हैं। इस प्रकार हम भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषता यही है।